आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो 6 तरीके के अधिकार, 6 तरीके की सुरक्षा की गारंटी देता है। सबसे पहला आपको कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी तरीके के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, आजाद हैं, बता सकते हैं, लेख लिख करके बता सकते हैं, सोशल मीडिया में बता सकते हैं, किसी की आलोचना, तर्क वितर्क, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। वो कैसे नहीं है उसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। जैसे आप अगर आपको पसंद है टिकटॉक पर वीडियो बनाना, है ना, कच्चा बादाम पर डांस करते करते कच्चा बादाम, तो यूं करते कैसे तो अलग अलग स्टाइल से डांस करते हुए आपको पसंद है अभिव्यक्त करना, आप अभिव्यक्त कर सकते हो, बिल्कुल बनाओ, बिंदास बनाओ, है ना, जो करना सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की स्वतंत्रता आपके पास है। लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, कानून व्यवस्था सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, यानी कि आपके किसी एक अभिव्यक्ति के कारण, आपके कुछ बोलने के कारण दंगे फसाद हो जाए, कानून व्यवस्था की समस्या आ जाए, ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से आप बिना हथियारों के सम्मेलन करने का अधिकार है। तो आप देखोगे भारत के अंदर आमतौर पर अगर किसी भी चीज के बारे में बातचीत की जाती है, जमावड़ा होता है, तो आप सब लोग मिल करके शांति, बिना शोर शराबा, बिना हल्ला किए शांतिपूर्वक तरीके से जमा हो सकते हैं, बिना हथियारों के जमा हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, और तर्क वितर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप, अगर मैं बात करता हूँ, कॉलेज के अंदर सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा कभी, तो उसमें बहुत सारे स्पीकर आते हैं, वो बोलते हैं, बच्चे लोग सामने बैठे रहते हैं, इस तरीके के सम्मेलन होते हैं। लेकिन भारत में थोड़ी सी समस्या ये है कि हमारे अंदर महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह दोनों का खून है ना, तो हम दोनों का खून है, तो दोनों की विचारधारा को हम लेकर के चलते हैं। तो जो बात ट्राई करते हैं प्यार से मिल जाए, प्यार से नहीं मिलती तो फिर उसके बाद फिर ट्राई ये भी किया जाता है कि चलो भाई थोड़ा अवतार में ऐसे में आ जाओ कि कोशिश करो सरकार को डराने धमकाने की, तो वहां से ले लो। तो दोनों तरीके के हथकंडे जो है भारत में चीजों के लिए अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सम्मेलन है जिसमें हथियार लेकर के आप बैठे हैं या देश विरोध का नारे लगा रहे हैं, देश के लिए खिलाफ जा रहे हैं, तो ऐसी चीजें की अनुमति आपको नहीं है, ठीक है। संघ, संगम या सहकारी समिति बनाने का आपके पास अधिकार है। आप कोई भी संघ बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है ना। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में, पूरे भारत का जितना क्षेत्र, उसमें कहीं पर भी जाओ, घूमे, मस्त करें, है ना, जाओ अंडमान निकोबार, जाओ लेह लद्दाख, है, शादी हुई, हनीमून मना करके आओ, प्यार मोहब्बत हुआ है तो अकेले टूर पर, दिल टूटा है तो अकेले चले गए, प्यार हुआ तो दोस्त के साथ चले गए, दोस्ती हुई दोस्तों के साथ चले गए, कहीं पर भी जाओ, घूमने का आपके पास पूरा का पूरा राइट है, ठीक है। अबाध संचरण आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये भी फुल्ली जो है वो नहीं है, पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलते, इसमें भी आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि जैसे मान लिया युद्ध हो रहा है, तो उस समय आपको युद्ध हो रहा है, उस टाइम आप तुम जाकर कह रहे हो कि भाई मेरे को तो आर्टिकल 19 अधिकार देता है, मैं भारत में कहीं पर भी जा सकता हूं, है, तो मेरे को ये चाहिए कि मैं युद्ध देखूं जरा, मैं बॉर्डर पर आ रहा हूं और बॉर्डर पर आकर मेरे को युद्ध देखना है कि कैसे लड़ते हैं, कैसे गोली आती है धाएं, और गोली आकर के लगने से कैसे जरा खून निकलता है, चोट लगती है, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ, एक दो मेरे को भी लगे तो कुछ, है ना। तो इस तरीके की समय चीजों में आपको स्टेट जो रोक सकता है कि भाई तुम्हारी जान को खतरा है। आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी जो है निलंबित नहीं होता, तुम्हारी जान के खतरे को रोकने के लिए हम तुम्हारे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आईएलपी का सिस्टम था, इनर लाइन परमिट, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के लिए, तो इस तरीके की वहां पर भी व्यवस्था है, वहां पर भी आपको वहां पर एंट्री करने के टाइम आपको परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी जानकारी भरनी पड़ती है, तो वो असीमित अधिकार नहीं होता है। एक और ये है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बस जाने का या निवास करने का अधिकार भी है। आपको कहीं पर भी पसंद हो, आप कहीं पर भी जाकर के रह सकते हो। आपको चाहिए कि भाई समुद्र किनारे रहें तो केरला के पास चले गए, तमिलनाडु के उस पे चले गए, है ना, गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के पार्टी करेंगे सारी रात, है, अब तो वहां पर जाकर के रहने लगे, बस जाकर के रह सकते हो। आपको लगता है कि ठंडी वादियां पसंद है, थोड़ा मौसम भी अच्छा हो, तो हिमाचल चले गए, लेह लद्दाख चले गए, वहां पर जाकर के आप रहने लगे। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ चीजों को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे कई सारे स्टेट है वहां पर आप जमीन नहीं ले सकते, है ना, खेती योग्य जमीन नहीं ले सकते, घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए जमीन नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन वहां पर आप फ्लैट वगैरह कुछ चीजें ले सकते हैं, है ना, दुकानें वगैरह जो है वो ले सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में तो कुछ वो रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। लेकिन बाकी आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो। जैसे मैं हूँ घुमंती हूँ, मैं एक तरीके से घुमंतू हूँ। मैं घुमंतू कैसे हूँ, मैं पहले दिल्ली पैदा हुआ, हरियाणा में निवास है, गांव है, फिर वहां से भाग करके दिल्ली आया स्कूल खत्म करके, फिर दिल्ली आकर के दिल्ली में रहा कई सालों तक,
वहां पर फिर अपना घर है ना। फिर उसके बाद दिल्ली के प्रदूषण से तंग हो गए तो फिर भाग करके चंडीगढ़ आ गए, अब चंडीगढ़ रह रहे हैं तो अब चंडीगढ़ में निवास कर रहे हैं, और फिर नोएडा भी जाते हैं वहां पर भी निवास कर रहे हैं। यानी कि कहीं पर भी जा रहे हो, आपको कोई रोकेगा थोड़ी कि भाई तुम क्यों जा रहे हो इतने दस जगह, कहीं पर भी जाओ बिंदास, ये आपके पास अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी वृत्ति करने का, कोई भी कारोबार व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी जॉब करने का आपके पास अधिकार है। आजादी से पहले इस तरीके की स्वतंत्रता आपके पास नहीं होती थी। आजादी से पहले क्या था कि भाई मेरे दोस्त, आप अगर कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपको घड़े ही बनाने पड़ेंगे बाद में बड़े होकर के। आप अगर चाहते हैं कि आप योद्धा बने तो योद्धा नहीं बन सकते थे। आप अगर चाहें कि आप आईएएस बने तो नहीं बन सकते थे। अगर आप चाहते हैं कि आप डांसर बनना चाहते हो, नहीं बन सकते थे। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आपको धार्मिक अनुष्ठान या शिक्षा दीक्षा का ही काम करना पड़ता था। आप अगर चाहते थे कि आप भाई कोई बहुत बड़ा, अगर आप बिजनेसमैन बने, बिजनेस करें, व्यापार करें, तो आप वो नहीं कर सकते थे। अगर आपको ये कहा जाता, आप में टैलेंट है कि आप बड़े सिंगर है, बेहतरीन गाते हैं, तो आप गाना गाने का काम नहीं कर सकते थे, है ना। यानी कि आप अपनी जाति के बंधनों में इतने बंधे हुए थे कि आपको रोक दिया जाता था कि आप कुछ ही काम कर सकते थे। लेकिन आजादी के बाद देखिए, इस आर्टिकल का कमाल यह है कि अब हम सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, हम सब अपनी मर्जी से किसी भी रोजगार को चुन सकते हैं। जैसे मेरे को शिक्षा पसंद थी तो मैंने एक टीचर के रोजगार को अपनाया, वो मेरी मर्जी है ना। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो आपकी मर्जी है कि आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, आपको कोई रोकेगा थोड़ी, नहीं रोक सकता, ये अधिकार है। ठीक है, मूल रूप से इसमें भी 7 अधिकार थे। ठीक है, 6 अभी है, 7वां था, लेकिन संपत्ति का अधिकार 19F जिसको बोलते हैं, ठीक है, 19F, तो उस नाम से एक जोड़ा हुआ था एक, तो उसको उन्होंने हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से यहां से समाप्त कर दिया गया था। अब ये अधिकार की अगर हम बात करें तो विदेशियों को नहीं मिलते हैं, केवल भारतीय नागरिकों के पास हैं, केवल आपके पास है, हमारे पास है, जो भारत के नागरिक हैं। विदेशी लोगों के पास ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध। तो कौन से ये उचित प्रतिबंध हैं, किन आधारों पर लगते हैं, इन आधारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये तो आर्टिकल 20 आ गया भैया, ये कहाँ गया। अगर हम बात करें तो सेम मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो इनके ऊपर अगर आप करोगे तो आधार जो है वो ये हो सकते हैं कि भाई आप कोई अनैतिक कृत्य ना करते हो, कोई गलत काम ना करते हो, देश की शासन व्यवस्था के ऊपर कोई संकट ना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, कानून व्यवस्था की कोई संकट ना उत्पन्न हो जाए, इन सब चीजों के ऊपर आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है, प्रतिबंध जो है वो यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, कोई अनैतिक कृत्य जो है वो आप नहीं करें, गलत कृत्य ना करें, या जैसे कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं, नौकरी अपनाना चाहते हैं, वो ऐसा आप जॉब अपनाने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई व्यापार, कोई कारोबार या कोई प्रोफेशन चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हथियार बनाने लग जाओगे, तुम कहोगे भाई मैं हथियार बनाना चाहता हूं, मेरे को स्वतंत्रता है ना, तो इलीगल हथियार नहीं बना सकते। कोई ऐसा नहीं कर सकते कि जिससे कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे, है ना। जैसे कोई कहे कि भैया मेरे तो वो है प्रोस्टिट्यूशन करवाना, मैं व्यापार बनाना चाहता हूं, ऐसी चीजें नहीं कर सकते तुम, है ना। तो उन चीजों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाए। यानी कि मान लेते हैं आप भाषण दे रहे हो, आपके भाषण के कारण दंगा हो जाए, ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। समाज में एकता अखंडता को सुरक्षा के लिए ये चीजें नहीं की जा सकती हैं। अब अगले आर्टिकल पर आ जाते हैं, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है बहुत ही मजेदार तरीके का आर्टिकल है। बहुत ही मजेदार आर्टिकल कैसे है, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या कहता है, सबसे पहली चीज तो भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति, इन दोनों को ही ये मौलिक अधिकार मिलता है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाउस द जोश, उससे पता चलेगा। हाउस द जोश मेरे दोस्त, जोश है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये जोश रहना चाहिए। तब ये क्या करता है, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो, विदेशी या कंपनी या वह परिषद का कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है समझिए, कि मनमाने तरीके से आपको दंडित नहीं किया जा सकता। 3 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज कि कोई व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि के अतिक्रमण नहीं किया है। इसका मतलब समझिए, मान लेते हैं कि आपने कोई एक ऐसा अपराध कर दिया, कोई काम किया, और वो काम वर्तमान समय तक, जब तक कि आपने वो काम किया तब तक वो अपराध की श्रेणी में है ही नहीं, तो आपको उसके लिए सजा नहीं होगी। जैसे मान लेते साइबर क्राइम, पहले स्टार्टिंग में साइबर क्राइम तो उसमें था नहीं,
कोई भी साइबर क्राइम तो बाद में इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के बाद आने लगा। तो जैसे चेक की धोखाधड़ी कर लेते थे, अकाउंट से पैसा काट लेते थे, बहुत सारी चीजें। तो जब तक कानून बना करके इसको अपराध नहीं घोषित किया, तब तक उससे पहले जिसने भी जो ये काम किया वो लोग इसके अपराधी नहीं। मान लेते हैं कि खून करना, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लेते हैं कि भारत के अंदर खून करने के लिए कोई सजा नहीं है, ठीक है, या मान लेते हैं कि खून करने पे मत जाओ, नहीं तो आप लोग ज्यादा अतिक्रमवादी हो, थप्पड़ मारने पर आ जाते हैं। थप्पड़ के सर, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है? एग्जाम की तैयारी करने वाले वैसे भी प्यार से बहुत डरते हैं, लगना भी चाहिए। प्यार तुम्हारा कैरियर बना भी देगा और कैरियर बिगाड़ भी देगा, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। इसीलिए थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। मान लेते हैं कि आपने किसी को थप्पड़ मारा और उस टाइम तक थप्पड़ मारने पर किसी भी तरीके की सजा का प्रावधान नहीं था, तो आपको ना तो कोई गिरफ्तार कर सकता है ना सजा दे सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि जब आपने किसी को थप्पड़ मारा उस समय यह प्रावधान था कानून में कि कोई भी किसी को थप्पड़ मारेगा तो उसको 1 साल की सजा हो जाएगी, तो तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, 1 साल की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर उस समय वो अपराध नहीं है तो वो नहीं मिलेगा, ये चीज ठीक। अब दूसरी चीज, ठीक है, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, टेक्निकल लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है। सिंपल सा लैंग्वेज मतलब यह है कि अगर आपने कोई अपराध किया, आपने किसी को थप्पड़ मारा और उस टाइम थप्पड़ मारने के लिए 1 महीने की सजा निर्धारित कर रखी है कानून ने, तो आपको 1 ही महीने की सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकेंगे कि भैया थप्पड़ मार दिया तो चलो 10 साल की सजा दे दी ना। जितनी सजा है उतनी मैक्सिमम, कम जरूर की जा सकती है लेकिन ज्यादा नहीं दी जा सकती जितनी अधिकतम दी गई। एक और चीज जो है वो होता है दोहरी क्षति आपको नहीं होगी। दोहरी क्षति का मतलब कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक आपको अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपने किसी के साथ आपका अपने किसी चीज को लेकर के विवाद हुआ, ठीक है, और आपने किसी विवाद में और परेशानी होगी, पंगा हो गया कुछ किसी चीज को लेकर के, और उस ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने पड़ोसी के साथ विवाद हो गया, आपने पड़ोसी को कूट दिया, पड़ोसी ने आपको कूट दिया, दोनों ने एक दूसरे को कुटम कुटाई कर दी, दोनों को चोट लगी, एक को हो सकता है चोट लग गई हो तो उसका सर से खून वून आ गए। अब ऐसे में मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट में जाकर के पता चला कि भाई तुमने इसको मारा, सर से खून आए तो तुम्हें सजा होगी। अब तुम्हें एक बार सजा हो गई, ठीक है, और वो सजा तुमने भुगत ली, मान लो 2-3 महीने जेल में रह करके आ गए या जुर्माना लगा दिया उससे होकर के आ गए। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कहे कि दोबारा यार मेरा मन नहीं भरा इसको 3 महीने जेल में देख करके, मैं दोबारा से उसी चीज के लिए सजा दिलवाना चाहता हूं, दोबारा जेल भेजो, तब मेरे दिल को तसल्ली आएगी। कई लोगों को लगता है ना कि बर्बाद कर देंगे तब तसल्ली आएगी, वैसे तसल्ली नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो। एक अपराध के लिए एक ही बार दोषी आप हो गए, एक ही बार दंडित हो गए, बार बार नहीं हो गए, दोहरी क्षति नहीं होती है, ठीक है। पुरानी कोई अनिल कपूर की फिल्म थी, वो मैंने देखी थी, उसमें क्या हुआ कि अनिल कपूर एक निर्दोष व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति होता है, लेकिन उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है कि भाई इसने किसी व्यक्ति के मर्डर किया है ना, और जबकि वो मर्डर नहीं करता है, वो व्यक्ति का आरोप लगा करके फिर उसको जेल में उम्र कैद की सजा हो जाती है, वो लगभग 15-20 साल तक जेल में रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति की मर्डर का आरोप उस पर लगाया जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, अपना भेष बदल करके, रूप नाम बदल करके गलत तरीके का बिजनेस करता था, वो करता रहता है, बाद में सामने आता है तो पता चलता है अनिल कपूर के, अरे ये तो जिंदा है, मेरे को तो ऐसे फंसा दिया गया। तो वो अनिल कपूर सबके सामने जाकर के उसको मार देता है, कोर्ट में ही मार देता है ना। अब कोर्ट में पुलिस उसको गिरफ्तार करने आती है, मारने आती है, तो वो कहता है कि भाई मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, भाई तुम पहले इस आदमी को देखो, ये वही आदमी है जिसकी मौत की सजा, जिसको मारने के लिए आप मेरे को ऑलरेडी 20 साल से जेल में रखे हो, मैं 20 साल से जेल में हूं, अब तो मैं तो आजाद होकर के जा रहा था, है ना। तो आप मेरे को डबल एक ही आदमी को मारने के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। या तो तुम्हारी वो 20 साल की सजा जो मैं काट चुका हूं, है ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो मर चुका है ना ये, तो मैंने अब सच में मार दिया तो अब तो मेरे को सजा नहीं दे सकते। वो फिल्म है कोई, मेरे को नाम याद नहीं उस मूवी का, लेकिन वो मूवी है कौन सी, देख लेना आप। तो दोहरी क्षति नहीं की जा सकती, आपको किसी भी चीज के लिए दोबारा दो नहीं कर। एक स्व अभिशंसन नहीं हो सकता। स्व अभिशंसन का मतलब है कि मान लीजिए कोई अपराध किया तो उसके लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि तू गवाही दे, तू बोल तूने किया है ना, अपने खिलाफ गवाही दे, है ना, कोर्ट में जाकर के बोलो कि मैं गवाही देता हूं कि ये सारा का सारा अपराध मैंने किया, मैं ही हूं सब कुछ खराब, गड़बड़ गड़बड़ ना, ऐसी चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। आपके ये चीजें रहेंगी, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आपराधिक कानूनों में है ये चीज ध्यान रखना, ये सीमाएं हैं, 2 तरीके के कानून होते हैं, एक सिविल कानून और एक आपराधिक कानून। तो ये सीमाएं जो है वो केवल आपराधिक कानूनों में, सामान्य सिविल अधिकार या कानूनों में ये नहीं होती हैं। अब अगली चीज पर